नितिन, ये बात पता है कि नहीं कि मैं आपके रिजल्ट को लेकर बहुत डरा हुआ था। जी सर। मतलब मेरे मन में ये था कि अगर नहीं होता है तो कंसोल कैसे करेंगे, जी और होता है तो जश्न कैसे मनाएंगे, ये तो तय ही नहीं होता है जी बिल्कुल ना? सर। तो हम आज जो है इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि जो आपके जीवन के झंझावात रहे हैं, जो जी। सफ़रनामा आपका रहा है, जी और हमारे चैनल के लोग भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, नवचेतना लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के साथ सबसे युवा पीसीएस अधिकारी नितिन जी हैं। हम लोग उनके बारे में, उनके सफ़रनामे के बारे में बात करेंगे। जैसा कहा जाता है, इस शहर की रोशनी को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। तो एक चिराग है जो मैनपुरी में जल रहा है, और उसका आलोक, उसका प्रकाश पूरे प्रदेश में फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। और उसकी वजह यह है कि वह सबसे युवा पीसीएस अधिकारी है। तो आज हम लोग मुखातिब होंगे नितिन से और जानेंगे उनकी रणनीतियों के बारे में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम जानें उनके सफ़रनामे के बारे में। तो यह है पूरा जो अनौपचारिक जो हमारी बातचीत है, उसको हम लोग देखते हैं कि नितिन की राय क्या है और नितिन का सफ़रनामा क्या है। तो नितिन, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बहुत संक्षेप में आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है जी, और आपका जो बचपना रहा है, जो शुरुआती चरण रहे हैं। जी सर। मतलब जब आप पालने से नीचे उतरते हैं तभी आप वीडियो साहब नहीं हुए थे ना? जो आज आप लोगों के लिए वीडियो साहब हैं, Yes. तभी तो आप वीडियो साहब नहीं थे। जी। तो जब आप पालने से उतरते हैं तो वह शुरुआत कैसी, जब आप जानने लायक हुए तो शुरुआत कैसी रही? जी सर, जैसा कि आपने कहा संक्षेप में बताना है, और सही भी बात है। अपनी पृष्ठभूमि के लिए कभी भी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। मैं मैनपुरी ज़िले का एक गांव पड़ता है, घोटारा मासूमपुर, वहाँ पे। हाँ ये सर, वो दरअसल मतलब गांव के नाम भी मासूम है? ये सर मासूम है गांव में। तो वहाँ के लोग मासूम हैं? अरे सर, ये तो आप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कभी आप बतौर प्रोफेसर मैनपुरी के किसी कॉलेज में आएँ। अभी आप बलिया में तैनात हैं, कभी आप मैनपुरी आएँ तब आप उस गांव का नाम सुनेंगे। बहुत ही प्रचलित गांव है, कुछ ख्याति के लिए, कुछ कुख्याति के लिए। गांव में जो शरारतें होती हैं वो हैं कि सिर्फ मासूम नाम है? नहीं सर, शरारतें होती हैं, मासूम तो केवल नाम है नहीं मासूम। अच्छा, एक बात और छोटी सी मैं पूछ लूँगा। जो अदम गोंडवी कहते हैं कि जी सर, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, जी जी, मगर सब बातें झूठी हैं, सब वादा किताबी किताबी। तो आपका गांव भी क्या वैसा ही है जैसा अदम गोंडवी कह रहे हैं? जी सर, एज इट इज़। अदम गोंडवी जी ने हर उस गांव का प्रतिनिधित्व किया है जो गांव वैसी ही सूरत का है जैसी सूरत वो अपनी इन पंक्तियों में प्रस्तुत करते हैं। सेम टू सेम वैसा ही है कि विकास के नाम पे क्या हो रहा है वो सबको पता है। सब हरकतें ऐसी ही चल रही हैं, शरारतें वैसी ही हैं। घोटारा मासूमपुर से आपकी शुरुआत होती है। जी। पिताजी का क्या नाम है? जिस पद के लिए आज की पीढ़ी मरी जा रही है, वो पद जो है मेरे पिताजी का नाम है श्री कलेक्टर सिंह। तो मतलब पिता के नाम को रोशन करना है कि पिता के नाम को चरितार्थ करना है, क्या ये सर होता है? पिता के नाम को अगर चरितार्थ कर पाएं तो वो नाम अपने आप में पहले से ही रोशन है, उसे रोशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम चरितार्थ कर पाएं। और अभी तक बस चरितार्थ करने की यात्रा में हम हैं, और शायद कुछ पड़ाव पार कर लिए हैं। आज हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। स्वीकार हमेशा करता हूँ कि जी। जो एक किताब होता है जी उसके बारे में कहा जाता है कि अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर जी बिल्कुल, हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। जी जी, तो बहुत पिता होने की जो स्थिति है उसे तो हम महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, तो पिताजी का नाम आपके श्री कलेक्टर जी। सिंह जी है। उसके अलावा माता जी? सर मेरी माता जी गृहिणी हैं, उनका नाम श्रीमती देवी है। अब कोई भी संबोधन समझ लीजिए आप दोनों ही संबोधन है, तो नाम के मामले में बड़े यूनिक हैं हमारी फैमिली वाले। ठीक है। तो नितिन, ये बताइए, जी सर। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, मतलब पिताजी
आपने बताया कि माताजी तो साधारण गृहिणी है, जी पिताजी सर। क्या कर रहे हैं? सर मेरे पिताजी ने बतौर पुलिस के सिपाही काम किया है और अंतिम 2-3 साल के लिए वो दरोगा के पद पे भी तैनात रहे और वर्तमान में वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, मतलब उन्हें पेंशन मिल रही है। मतलब प्रशासनिक सेवा से एक प्रकार से जुड़ाव रहा है परिवार का। कितने भाई बहन हैं आप? जी सर, हम 6 भाई बहन हैं। मेरे 5, मैं जोड़ के 5 भाई हूँ और एक सिस्टर है मेरी। आपका नंबर कौन सा आता है? आई एम द लास्ट। अच्छा, मतलब आप उस पायदान में, पदसोपान में सबसे नीचे हैं। जी जी सर, जी सर। अच्छा, तो पहली बात है कि आपको तो ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके परिवार को, मतलब परिवार के मसले पर जो भारत के जो परिवार होते हैं उनका जो त्याग है, जी सर, जो समर्पण है यहाँ तक आपको पहुँचाने में, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताएं। सर जैसा कि अभी बताया, गांव में पैदा हुए तो ऑब्वियस सी बात है गांव में ही पढ़ना था। तो शुरुआत में जहाँ पे मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, पहली बात तो ये UKG LKG वाले कोई लफड़े नहीं थे। हाँ, ये सब प्रपंच नहीं थे कि आपको UKG करना है, LKG करना, वो सब नहीं था। सीधा बैठे थे, वो कच्ची एक होती है, पक्की एक होती है, तो सीधा कच्ची एक करो फिर पक्की एक करो। मीन्स इट इज़ लाइक आवास योजना चल रही है, कच्चा मकान, पक्का मकान, उसके बाद सीधा फिर फार्म हाउस पहुँच जाओ। तो उन जिन विद्यालयों में पढ़ा था, जिन स्कूल्स में, वो शायद आज अस्तित्व में भी नहीं है। अस्तित्व में नहीं? जी सर। मतलब बहुत क्या है कि मतलब ये प्राइवेटाइजेशन ने निगल लिया? जी सर। कि ऐसी कोई स्थिति आई कि ऐसा कोई सर दरअसल उपभोक्तावादी संस्कृति का भी असर है कि अब बच्चे जो हैं वो चूँकि सर यातायात के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं, शहर से गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो गांव के जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनको इतना ज़्यादा मूल्य नहीं दिया जाता है। तो आपका गांव शहर से कितनी दूर है? सर दरअसल अगर बात की जाए तो प्रॉपर शहर से तो हमारा गांव लगभग 25 किलोमीटर दूर है। मतलब आप जनपद जो मैनपुरी है उसका जो शहर है जी, उससे आपका गांव 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। तो वह विद्यालय अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसका एक प्रकाश नितिन के रूप में फैल रहा है। तो आपकी जो हाई स्कूल की शिक्षा दीक्षा हुई, इंटरमीडिएट की जो शिक्षा दीक्षा हुई, एक बड़ा दबाव होता है नितिन। जी सर। मतलब हाई स्कूल में मुझे याद है कि लोग कहते थे पता चल जाएगा इस बार बोर्ड का एग्जाम है। हाँ, एग्जैक्टली। और इंटरमीडिएट में भी यही होता है। हाँ, इंटरमीडिएट में बहुत तनाव का होता है, बहुत ज़्यादा। क्या ले रहे हो, बायो ले रहे हो कि मैथ ले रहे हो? मुझे दोनों बातें आप बताएं कि हाई स्कूल की स्थिति क्या थी जो पहली बार बोर्ड से पाला पड़ा आपका, हाँ, और इंटर की जो स्थिति थी कि जब ये दबाव रहता है कि बायो लें कि मैथ लें कि आर्ट साइंस ले लें, क्या होता है, तो वह क्या स्थिति थी आपकी? सर जब मैं 10th में था तो मेरे गांव के ही पास एक कस्बा पड़ता है बेवर, तो मैं वहाँ पढ़ रहा था एक विद्यालय में। तो सर स्थिति ये थी कि बहुत ही तनाव वाला काल था वो। 9th 10th 11th 12th वो उसे कह सकते हैं कि आज अगर मैं मतलब उसकी व्याख्या करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड है मेरी लाइफ का, और उस समय के अनुसार व्याख्या करूं तो सबसे ज़्यादा तनाव वाला, सबसे ज़्यादा दबाव वाला काल था वो। अच्छा। क्योंकि सर जिस एज पीरियड में हम लोग होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था की उम्र में होते हैं, उस समय दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ होता है। लेकिन 9th 10th 11th 12th के सिलेबस पे अगर हम नज़र डालें तो सर बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही लेंदी होता है, जो कि उस समय के स्टूडेंट के लिए समग्रता से कवर कर पाना बहुत ही टफ टास्क होता है। और जो लोग इतना आप बता रहे हैं जी, ये लोग डर जाएंगे। वो ये बताइए कि वो सफरनामा कैसा रहा इंटरमीडिएट वाला? बहुत मतलब क्या स्थिति ऐसी आई कि नितिन को प्रशासनिक अधिकारी बनना है, यह बात आ गई? जी सर। मतलब नितिन 21 साल के होते नहीं हैं और आयोग में पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने, मतलब प्री मेंस निकालने के बाद नितिन कूद जाते हैं आयोग में। जो आयोग का इतना प्रताप है कह लीजिए, आयोग का इतना डर भी रहता है ऑब्वियस सी बात, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या ऐसी कहानियाँ थी जो आपको विचलित कर रही थी, प्रभावित कर रही थी, परेशान कर रही थी? ऐसी कौन सी कहानियाँ? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बात कहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम वो हैं जो परंपरा ने हमें बना दिया है। तो सर गांव में रह रहे हैं और देखते हैं कि आए दिन पुलिस आ जाती है, कोई ना कोई अधिकारी आ जाता है। आपके तो घर में ही पुलिस थी, तो रोज पुलिस आती थी ना? एक्चुअली क्या है सर, मतलब आप समाज की बात? हाँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। तो एक अलग ही ऑरा बना दिया जाता है। मतलब जो इंटरमीडिएट के टीचर्स भी होते थे या 10th के टीचर्स होते थे, वो बात बात पे एक ताना दे दिया करते थे कि भाई अधिकारी बनना पड़ेगा,
बड़ा तनाव रहता था यार, ये अधिकारी मतलब क्या है, बिना अधिकारी क्या जीवन नहीं चलता है। तो आगे बढ़े तो समझ में आया कि हाँ, अधिकारी बनना अपने आप में एक जर्नी है और अपने आप में एक समांतर जीवन है पूरा का पूरा। तो ये बताइए, आप अधिकारी बने जी, तो अधिकारी बनना क्या रहा कि समाज ने आपके ऊपर थोपा कि अंदर से जगह, यहाँ से जगह की नितिन को जो है अधिकारी बनना है, मतलब यह आपके स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं? क्योंकि यह प्रश्न आजकल बहुत जायज़ है जी, कि अगर आज आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार जी, नौकरी का चयन नहीं करते हैं, तो तमाम प्रकार के अवसाद और तनाव है जी सर, ना। तो क्या है, बाहर का थोपा हुआ है कि अंदर का है? जी सर। सबसे पहली बात, इस प्रश्न के उत्तर में सर मैं बहुत ज़्यादा बौद्धिक जुगाली नहीं करने वाला। नहीं। बड़ा ही सीधा साधा उत्तर है। इस पूरे जो हम लोगों की बातचीत है पूरी जी, उसमें अब मैं बौद्धिक जुगाली की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस नहीं घुसेड़ रहा हूँ। जी, जी, नहीं घुसेड़ूंगा जी, बिल्कुल। आपसे प्रॉमिस है मेरा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो साहब हैं जी, आप प्री मेंस और इंटरव्यू दिए हैं, जी, तो आप वो जो तथ्यात्मक ज्ञान है उसको नहीं बताएंगे। जी, तो बिल्कुल। हम लोग किस पर बात करेंगे? हम लोग मूल है, मतलब जिसे कहा जाता है ना कि बिटवीन द लाइंस, जो यथार्थ है, पंक्तियों के जो बीच की बात है, हाँ, इमोशन से जो भावनाएं हैं, जी, आप उसको बताएंगे क्या मसला है? सर सही बात ये है कि हम लोग आते हैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल। मैं भी, आप भी। हाँ हाँ, ये हम और सर ज़्यादातर लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, ज़्यादातर इसी बैकग्राउंड से आते हैं। सताए हुए लोग हैं। तो सर जब हम लोग दर्शन पढ़ते हैं तो 3 चीज़ें रहती हैं कि व्यक्ति का जीवन 3 तत्वों से निर्मित है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सतरजतम। तो मुझे एक चीज़ हमेशा लगती थी कि देखिए, एक सर शानदार जीवन जीने के लिए, ठीक ठाक जीवन जीने के लिए आज सैलरी एक ज़रूरत सी बन पड़ी है। सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो सैलरी तो चाहिए सर। बाबा तो बन नहीं सकते हैं कि भाई हिमालय चले जाएं, तो सैलरी चाहिए। सैलरी पाने के 2 तरीके सर, हम प्राइवेट जॉब कर लें कुछ अन्य चीज़ें करके, या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। अच्छा सर, सैलरी के साथ साथ एक चीज़ और भी रहती है कि हम जीवन मिला है तो किसी के लिए कुछ कर पाने में सक्षम हैं या नहीं। और सर इस दुनिया में आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में आज जब इतनी किल्लत मची हुई है, तब अगर आपको ऐसा कोई अवसर मिल पा रहा है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और उस अवसर के लिए हम लोग करीम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं जी, अगर उपभोक्तावाद की आलोचना ज़्यादा करेंगे तो पूरा स्टाफ नाराज हो जाएगा। एक्चुअली सर हम लोग कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन जो चीज़ प्रवाह में होती है, समय के प्रवाह में होती है, उसे हम टाल नहीं सकते। हम भी उसी में बहे चले जाते हैं और बह रहे हैं। तो सर जहाँ तक सिविल सर्विसेज के बारे में सोचने का प्रश्न है, तो एक चीज़ लगती थी कि सबसे बड़ी चीज़ होती है सर सामाजिक स्वीकृति, और यही सत्य है। यही सत्य है। कोई कितना भी कह ले कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, रिकॉग्निशन आपको चाहिए। हाँ, दरअसल सामाजिक स्वीकृति, जो सोशल रिकॉग्निशन, सोशल एक्सेप्टेंस है, दैट इज मस्ट, दैट इज नीडेड। वो बहुत ज़रूरी है सर, वो सबको चाहिए होता है कि अगर हमें दूसरों की नज़रों में सम्मान देखना है तो सब कर रहे हैं सिविल सर्विसेज। इसीलिए सर कोई सैलरी के लिए नहीं करता है सिविल सर्विसेज, बहुत कम सैलरी है। तो पता लग गया। हाँ, क्योंकि सर आप प्रोफेसर हैं। और भी पूछा जाएगा कि और क्या क्या है, सैलरी नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली हम लोग उससे बचना चाहेंगे। लोग बताते हैं ना, बाहर से बताते हैं कि वीडियो साहब का ये परसेंटेज बनता है। अरे सर वो दरअसल सर हिंदी साहित्य पढ़ने का एक फ़ायदा भी होता है, जैसा कि सर आपकी भी दर्शन में बड़ी अच्छी पकड़ है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, आपसे सीखा है बहुत चीज़। आपका विषय मेरा हिंदी साहित्य है, लेकिन उसमें दर्शन का कहते हैं सब्जी में जैसे छौंका होता है, वैसे दर्शन का पुट है उसमें। तो अगर हम उन लोगों का खा रहे हैं जो लोग समाज में बिल्कुल हाशिए पे खड़े हैं, सर गांधी जी कहते हैं सर्वोदय के सिद्धांत में कि उस दिन सब कुछ सफल हो जाएगा जिस दिन अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंच जाएगा। तो सर ये सिद्धांत केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, ये सिद्धांत तो गांधी पर, क्योंकि मेरा रिसर्च गांधी और अम्बेडकर पर है जी, तो गांधी की जो आपने कहा सर्वोदय और जो तालीम उनकी जी, आज के दौर में तो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है जी। अगर वह तालीम को लोग यूज करते हैं, अपनाते हैं, जीवन अपने ढालते हैं जी, तो मतलब ये रहा कि सामाजिक स्वीकृति, आपके अंदर की पीड़ा, आग जी, और मुझे वहाँ पहुँचना है और समाज के लिए कुछ करना है, जी ये सर। सब मसले रहे कि आपने प्रशासनिक सेवा का चयन जी किया। सर। एक बात छूट गई, जी, 12वीं में
जी। एक बड़ा तनाव होता है कि मैथ लेंगे कि बायो लेंगे। यस सर, क्या यस लिया सर, था आपने? ऑफ कोर्स सर। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ सर कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक था पढ़ने में बचपन से ही। हाँ ठीक थे मतलब माहौल था कस्बे में? कस्बे में माहौल तो नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि जो भी देखता था तो ये कह देता था हाँ ठीक है, पढ़ रहा है, पढ़ाओ इसे। तो होता क्या है, जब आप सर ठीक होते हैं तो आप पे महत्वाकांक्षाएं अपने आप ही अनायास ही थोप दी जाती हैं, या आप अपने आप उन महत्वाकांक्षाओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये होता है सर। तो ठीक थे तो सर आप तो जानते हैं कि गांव में क्या होता है कि गणित तो गणित है, बायो कौन ले, आर्ट से कौन पढ़े। हालांकि बाद में आर्ट से ही सब कुछ हुआ है, गणित से कुछ नहीं हुआ है। IIT देने का दबाव नहीं बनाया गया, IIT जाना है, मैथ देने का मतलब IIT। एक्चुअली सर मैं गया IIT करने, ये सत्य है। हाँ मैं 10th के बाद ही गया और मैं भाग भी आया बहुत जल्दी क्योंकि सर वहाँ मुझे लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं क्यों ये होता है कि आपको हम एक बटलर साहब हैं, बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, एथिक्स में उनका बहुत नाम है। वो कहते हैं ऑलवेज ट्राई टू लिसन योर इंट्यूशन, हमेशा अपनी अंतःप्रेरणा को सुनो। गांधी जी भी कहते हैं कि सबसे बड़ी अदालत है प्रेरणा, अंतःप्रेरणा की अदालत। सर मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा तो मैं भाग आया कायरों की तरह। तो मतलब ये जो गांधी मार्गी व्यक्ति है जी, यह सत्य के प्रयोग करने निकला। एग्जैक्टली। 10वीं के बाद आप हाँ और सर जहाँ तक बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का डाउट था, हाँ। तो सर बायोलॉजी को बहुत ही ऐसे करके इग्नोर कर दिया जाता है कि बायो लेके क्या करोगे यार, जैसे मानो कि पूरी दुनिया मैथ वाले ही चला रहे हो। लेकिन सर मैथ लेने का एक फ़ायदा निश्चित तौर पे हुआ। जब हम 12th में, आपने जैसे 12th की बात की, 12th बहुत दबाव वाला समय रहा। मैथ पढ़ते थे तो उस समय लगता था किस काम का है ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसे, ये हाइपरबोला, पैराबोला, प्रोबेबिलिटी सेट्स, ये सब पी लेंगे। लेकिन सर आज समझ में आता है कि चाहे 10th हो चाहे 12th हो, हर चीज़ की प्रासंगिकता है। चाहे आप मैथ लिए हों चाहे बायो लिए हों, हर चीज़ की एक रेलिवेंस है। अच्छे से किए हैं तो सर निश्चित तौर पे फ्रूटफुल आउटपुट मिलेगा। बस तो 10th 12th के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। 10th 12th जो है वो कहा जाता है सबसे तनाव, तूफान, दबाव की अवस्था होती है। ये सबसे बढ़िया। क्या कि मतलब ऐसा है कि ऐसा स्नातक में भी होता है, कभी कभी परास्नातक में होता है जी। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि इंतकाम देखोगी? एक्चुअली सर मैं जिस कॉलेज में था, मतलब बेवर में है तो बॉयज़ कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज, उसमें लड़कियां ही नहीं हैं, तो इंतकाम दिखाता भी किसे दुख ही इंटर की कथा रही। दुख ही इंटर की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अच्छा मैं अपने उस समय मुझे लगता था कि यार ऐसे कॉलेज में कराना चाहिए था जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी होती, बहुत ही मज़ा आता, सुख मिलता वहाँ पढ़ने में। लेकिन अभी लगता है ठीक है, नियति ने जो मंजूर किया वो ठीक। वो सर हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं कि जितना ऊबना था ऊब लिए, अब हमें किसी भी व्यवस्था में डाल दो। तो ये प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई थी, जितना ऊबना था ऊब लिए, अब हमें किसी व्यवस्था में डाल दो। तो नितिन ये तक हो गई कि आप जवान हो रहे थे, आज भी जवान हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। आप बड़े हो रहे थे, किशोरावस्था को पार कर रहे थे, आपने इंटरमीडिएट कर लिया जी मैनपुरी से जी। अब मुद्दा आता है स्नातक का जी। स्नातक का बताते हैं, मेरी दादी और जो हमारे पुरखे हैं वो भी बताया करते थे कि बड़ा महत्व, जो स्नातक होता था उसका तो माहौल हुआ करता था। स्नातक वाले लोग टाई पहना करते थे। जी जी ना, टाई पहना है आपने ना? इंटरव्यू में तो पहने। हाँ जरूर इंटरव्यू में पहने। तो बहुत महत्व हुआ करता था जी। स्नातक कहाँ से किया आपने और स्नातक का क्या योगदान रहा आपकी अब तक की तैयारी में? स्नातक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। मैं सर महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्नातक वह अवस्था है जहाँ से आप पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली सर। तो क्या स्थिति रही आपकी स्नातक? दरअसल अगर सर मैं अपनी बात बताऊं तो सर स्नातक के संदर्भ में मैं बहुत कच्चा रह गया, और ये मुझे आज भी फील होता है। हालांकि मैं वो आगे की डिग्रियों से उस कमी की भरपाई करने का पूरा प्रयास करूंगा,
सर हुआ ये कि मैं जिस परिवेश से आता हूँ वहाँ पे एक छोटी सी नौकरी का भी बड़ा महत्व है। वहाँ पे ये बचपन से ही एक एज अ वैल्यू दिमाग में भर दी गई नौकरी। हाँ, एक मूल्य इनकलकेट कर दिया जाता है कि आपको जॉब चाहिए, वो कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब है बस चलेगा, इतना ही चाहिए। वो सब चीज़ें बहुत प्रभावित करी हैं सर। अच्छा, तो आपने परीक्षाएं दी? हाँ सर, एग्जैक्टली मैंने बहुत परीक्षाएं दी और लगभग सब में क्वालिफाई हुआ हूँ। कौन कौन सी? इवन सर यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने कांस्टेबल की भी परीक्षा दी। अच्छा, मतलब जो वीडियो साहब हैं, हाँ, वो कांस्टेबल की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर। हाँ, कांस्टेबल, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एसएससी सीजीएल, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। इवन मैंने सर एक परीक्षा होती है आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, उसका टियर 1 दिया, टियर 1 क्वालिफाई हुआ। मैं टियर 2 देने ही नहीं गया क्योंकि तब तक मैं सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। तो ये परीक्षाएं मैंने क्वालिफाई की हैं। लेकिन सर वो जहाँ तक ग्रेजुएशन का सवाल है तो ग्रेजुएशन मैंने अपने यहाँ से की है और उसमें हाँ मैनपुरी ज़िले का ही एक विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसमें कुछ भी सेखी बघाड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं सर, जहाँ से की वहाँ से की। लेकिन सर उस कमी को मैं पूरा कर रहा हूँ और वो लूप होल बच गया। स्नातक के दौरान अब कहाँ रहे? स्नातक के दौरान सर मैं इलाहाबाद में था। मतलब एक पैटर्न होता है कि हम स्नातक कर रहे हैं और हमें तैयारी करना है। हाँ, एग्जैक्टली सर। तो मैं इलाहाबाद के लड़के बन गए आप? यस सर। मैं इलाहाबाद से मेरा विशेष लगाव है जी। मेरी पढ़ाई लिखाई जो स्नातक प्रस्नातक की हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जी। तो इलाहाबाद आप आए जी, तो गठरी वही लेकर आए थे जो यहाँ पर कांधे पर लेकर आते हैं? नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं और मेरा दोस्त था जो मेरे साथ ही पढ़ा है, आज भी है वो मेरे साथ ही, विनय। तो हम दोनों लोग निकले थे घर से। गठरी तो नहीं सर, एक्चुअली बैग, पिट्ठू बैग लेके जरूर निकले थे। वही गठरी है। तो हम लोग आए तो दरअसल हम आए थे जॉब के पर्पज से, एसएससी करेंगे, चल नौकरी पाने। सिविल सर्विस बहुत ज़्यादा हुआ है। सिविल सर्विसेज बचपन से ही मुझे लगता था कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमेशा से लगा। सिविल सर्विसेज का बहुत नाम सुना, लेकिन कभी भी ये नहीं लगा कि हम जैसे लोग कर पाएंगे। क्योंकि सर जहाँ से हम पढ़ के आए हैं इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इतनी जल्दी ऐसे सब कुछ हो जाए। इट इज़ नेवर ईजी, मतलब कहने के लिए इट इज़ नेवर ईजी, वरना कोई करे तो कर सकता है, ऐसा कुछ असंभव नहीं है। तो सर ये दिमाग में रहता था कि नहीं बहुत कठिन चीज़ें हैं, छोड़ो इन्हें, नौकरी ले लेते हैं चुपचाप। मैनपुरी का नाम राजनीति में बहुत आता है। हाँ यही एग्जैक्टली सर। कि नितिन नेताजी बनेंगे। नेताजी बनने का स्कोप नहीं रहा था क्योंकि हमारे ज़िले से माननीय नेताजी पहले से हो चुके थे तो स्कोप बचा नहीं था बहुत ज़्यादा, जो हमारे बीच नहीं। हाँ, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो इलाहाबाद प्रवास हुआ, इलाहाबाद का अनुभव क्या रहा आपका? मैं जानना चाहूँगा। इलाहाबाद का अनुभव बड़ा ही शानदार था सर। आए जैसे वैसे ही सुना कि भौकाली जगह है भाई। अब आई वाज मतलब जस्ट शॉक्ड कि व्हाट इज दिस बीइंग भौकाली, ये क्या है। तो पता चला कि भाई जो तथ्य को यथा तथ्य पेश न करके बहुत ही काल्पनिक रवैये में पेश कर दें वो भौकाली। ये भैया जो हैं 10 बार मेंस दिए हुए हैं। मैं गया, अच्छा मैं एसएससी वाला इंसान, मतलब बस जॉब ढूंढा और तैयारी करने के लिए आया, तो मैं बस कोचिंग कर रहा था। तो कभी कभी ऐसे मुलाकात हो जाती, भेंट हो जाती कि भैया 9 बार मेंस लिखे हैं पीसीएस का। मैंने कहा 9 बार, तो फिर तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दिया था कि सिविल सर्विसेज भी करना, ख़त्म कर दिया था, इरेडिकेट कर दिया उसे बिल्कुल ही कि नहीं होने वाला है ये सब। कहाँ भाई 9 अटेम्प्ट दे रहे हैं ये लोग, कैसे होने वाला है। मतलब सोचिए हम अपने जीवन के 10 साल इसमें देंगे, अब नहीं देंगे। लेकिन सर जब प्रिपरेशन की तो मतलब जब एग्ज़ाम्स क्लियर होते गए तो सडनली लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस भी आए, कुछ बहुत ही डायलेमास भी आए, दुविधाएं आई बहुत ज़्यादा। उन सब दुविधाओं से गुजरते हुए एनी हाउ हम पहुंच गए दिल्ली और असली यात्रा शुरू हुई वहीं से। तो वहाँ से आप निकल लिए दिल्ली के लिए जी। मतलब इलाहाबाद आप कितने वक्त तक रहे? सर इलाहाबाद में 2.5 साल रुका था। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, साथी जो हमारे अब रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आई एम सॉरी। लेकिन हम लोग इलाहाबाद में रहे हैं तो कहा जाता है ना कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे ना,
इलाहाबाद बोला है। इलाहाबाद बोलेंगे। ये एक बार मैं भी रिपीट करना चाहूँगा, तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। वाह वाह वाह, अद्भुत। महबूब शहर है और हम लोगों के रगों में बसता है जी। तो आपका यहाँ से शुरू होता है दिल्ली का जी। सफ़रनामा। जी। तो दिल्ली के सफ़रनामे में जब आप, ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि जब आप पहली बार उतर रहे थे जी ट्रेन से, दिल्ली तो पहली बार गए होंगे मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ। ना, तो दिल्ली जब आप उतर रहे थे कहाँ आप गए? बहुत डर लगता है। जैसे इलाहाबाद में आप पता चलता है कि आप सिविल लाइन्स में तो रहेंगे नहीं, आप रहते हैं अल्लाहपुर में, रहते हैं गोविंदपुर, सलोरी, कटरा, ममफोड़गंज, कहाँ कहाँ। एक्चुअली सर ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हुई उस समय उतनी ही जल्दी मैं बताना चाहूँगा। हाँ। ये सब प्रक्रिया कि मैं कैसे पहुँच गया वहाँ पे, कैसे सेटल हो गया, कैसे पढ़ने लगा। दरअसल एक वीडियो ने बहुत परिवर्तन किया और वो वीडियो था विकास सर का। विकास दिव्यकीर्ति। विकास दिव्यकीर्ति सर। विकास दिव्यकीर्ति की बात कर रहे हैं जी सर। जो हम सबके आइडियल हैं, जी। जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जी। मार्गदर्शक हैं व्यक्तिगत रूप से। मतलब अब उनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। तो विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो आपने देखा? एक वीडियो मैंने विकास सर का देखा, वो स्टेट जी पे वीडियो था। वो वीडियो देखने के बाद एक अद्भुत सा, अप्रतिम सा संचार हो गया। एक हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में ही हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि संचारी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। तो मान लीजिए कि जितने भी संचारी भाव हो सकते हैं वो सारे के सारे एक साथ बिखर गए मन में कि हाँ, विनम्र और तो सर देश भर की प्रेरणा स्रोत। बिल्कुल बिल्कुल सर। के नाम पर हम लोग थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। आपको एक पता है कि नहीं? और इसलिए चीयर्स जरूरी है क्योंकि विकास सर जो हैं आउटलुक के फ्रंट पेज पर या कवर पेज पर आए हैं और यह किसी भी देश के लिए गर्व की बात है, किसी शिक्षक के लिए गर्व की बात है कि जो पत्रिका पूरे देश दुनिया में लोकप्रिय है उस पर शिक्षक का फ्रंट पेज पर आना, या मतलब शिक्षक पेशे का और सर का व्यक्तित्व जो है ही यह गौरवान्वित करने वाला विषय है। तो फिर आप दिल्ली आ गए, विकास सर का आपने वीडियो देखा। मैं आपको रोक रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन मतलब मेरी भी जिज्ञासा है। ओके ओके सर। मतलब मानवीय कमजोरियाँ भी हो सकती हैं। हाँ कुछ नहीं, ठीक है सर। तो हुआ विकास दिव्यकीर्ति के सर का आपने वीडियो देखा, क्या हुआ आगे? कुछ हुआ? विकास सर का वीडियो देखने के बाद वो है ना मूवी के कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ हुआ। अच्छा। लगा कि यार असंभव तो नहीं है भाई, किया जा सकता है, चलो चलते हैं, करते हैं, लेट्स ट्राई इट। वही बनते हैं जो पिताजी का नाम। हाँ, हालांकि वो बन नहीं पाए हैं अभी, बनेंगे। हाँ, लेकिन चलो चलते हैं। तो वहाँ पहुँचे। अब सोचिए सर, कभी ऑप्शनल सुना तक नहीं था कि ऑप्शनल चूज करना पड़ता। ठीक है, ये पता भी अगर था तो क्या ऑप्शनल चूज करना है, ये बड़ा सवाल था। और ऊपर से हिंदी माध्यम के हो आप, तब और बड़ा सवाल है कि भाई हिंदी माध्यम के हो, ऑप्शनल क्या चूज करना है। मतलब वो समय मेरे लिए एक तरीके से व्हर्लपूल बन गया था। मतलब मैं घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। और उस समय मेरे लिए एक ही केंद्र बिंदु जिसके इर्द गिर्द मैं घूम सकता था वो थे विकास सर और कुछ एक चुनिंदा मित्र जैसे गौरव मिले। तो माध्यम को लेके, अन्य चीज़ों को लेके, रणनीति को लेके बहुत सपोर्ट की। मतलब मैं यहाँ चाहूँगा कि कृतज्ञता तो पूरी सर्किल के प्रति होती है। जी सर। वो कौन से गुरु रहे जो आपको प्रभावित किए? मैं 2-4 लोगों का नाम जानना चाहूँगा। और कौन से मित्र रहे? सर एक्चुअली अगर बिल्कुल घुमाने की बात की जाए तो आजमगढ़ के एक अध्यापक थे, हमें पढ़ा रहे थे इलाहाबाद में, इंग्लिश पढ़ाया करते थे, संतोष श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझसे अक्सर एक ही बात कहते थे। कुछ दिनों तक मैंने उनकी बात को दरकिनार किया। मैं कहा क्या सर, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना हम छोड़ जाएंगे। तो लेकिन कुल मिला के मैं इलाहाबाद छोड़ गया, मैं निकल गया। कुछ एक अन्य लोगों का भी साथ है। जैसे सर अगर विकास सर की मैं बात करता हूँ तो वो तो बाद में मिले हैं। मतलब उनसे अगर बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया काफ़ी चीज़ों को लेके, तो वो सर बहुत ही लेट हुआ, जबकि मैं वहाँ तक पहुँच चुका था तब हुआ वो सब। लेकिन उससे पहले जैसे जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो कुछ एक टीचर्स थे जो केमिस्ट्री या फिजिक्स मुझे पढ़ा रहे थे। वो लोग अक्सर एक बात कह दिया करते थे कि करना है तो ऐसा कुछ करो वरना करो मत।
और सबसे बड़े टीचर तो आपके, सही बात ये है, गार्जियंस होते हैं सबसे बड़े टीचर्स। वो सर शुरुआत से ही लगता था कि अच्छा, अभाव सर एक क्रांति को जन्म देता है। अभाव शिक्षक भी है। अभाव एक शिक्षक है सर। हाँ। मतलब हमारे क्षेत्र से ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे कैंडिडेट निकलें, तो निकलते भी हैं, ऐसी बात नहीं, निकलते हैं, लोग निकलते हैं, लेकिन बहुत रेयरली, बहुत कम सुनने को मिलता है। और निकलते भी हैं तो उनसे बात हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं किस गांव से हैं और कहाँ रहे हैं, मतलब वहाँ पे रह के निकले हैं, ये अलग चीज़ है। पता चला कोई मुंबई में ही पढ़ता रहा, निकल गया, तो उससे कैसे बात हो पाएगी। मतलब ये सब शिक्षक रहे, दोस्तों का जो यारों का सर्किल होता है, जो कहते हैं कि अबे यार हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। जी सर। कुछ लोग समझाते हैं, आंसू पूछते हैं। जी सर। हंसाते हैं। जी। साथ में तफरीह करवाते हैं। जी सर। मोटिवेट करते हैं। जी सर। ना सर वो सर्किल कैसा रहा आपका? अगर सर जरूरी सर्किल मुझे लगता है। या एग्जैक्टली सर, प्रॉपर दोस्तों की बात कर ली जाए तो एक व्यक्ति हैं, मित्र हैं, हालांकि हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे गांव के ही हैं, पंकज। उस व्यक्ति का सर, उस व्यक्ति ने बहुत साथ दिया मेरा। सर आपकी लाइफ में आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारों का, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपके माँ बाप का, उनका तो योगदान अप्रतिम है ही, उसका कोई सानी नहीं हो सकता है सर। हाँ, वो उनको हम अलग करते हैं, अगर उनका हम बखान करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था, उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, एक ही बात कही, पंकज जी। हाँ, मतलब दरअसल इलाहाबाद आने के पीछे की भूमिका भी उन्होंने ही निभाई है। पंकज जो है पर्दे के पीछे से, हाँ, पर्दे के पीछे से सारा पूरा दृश्य संभाल रहे थे, मतलब पीछे के प्रस्तुतिकार थे वो। तो जब भी कोई समस्या होती थी तो उनसे पूछना, कोचिंग कहाँ करना उनसे पूछना, क्या पढ़ना उनसे पूछना। तो बाद में मतलब आज भी मुझे ऐसी कोई समस्या होती है तो जिन चुनिंदा लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ उनमें वो हमेशा रहते हैं, तो मैं बात करता हूँ उनका। उसके बाद सर लाइफ आगे बढ़ी, हम इलाहाबाद आए, कुछ लोगों से मिले। इलाहाबाद में आज सच मेरा कोई ऐसा बहुत अच्छा मित्र कोई नहीं बन पाया, क्रांति आई दिल्ली में। और सर मेरे लिए पहले प्रयास में ये कर पाना, इट वाज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल इफ। यही तो बात है, मतलब लोग होते हैं पीसीएस में कहा जाता है कि जो उम्रदराज लोग होते हैं वह होते हैं, आईएएस में तो नए लोग होते हैं। हाँ, आईएएस में नए लोग होते हैं। 30 साल की उम्र में हो रहे हैं, सिलेक्शन आपका हो रहा है, वीडियो जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर आप हो रहे हैं। यह बहुत जिज्ञासा का प्रश्न है कि कैसे हो रहा है, आपकी जो जर्नी रही है कैसी रही? जी सर। तो सर जब हम दिल्ली पहुँचे तो सडनली रैंडमली वो कहते हैं ना कि यादृच्छिकता ही जीवन है। यादृच्छिकता को अगर आपने ओढ़ लिया और यादृच्छिकता को संभाल लिया तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए सकारात्मक हो जाती हैं। पीछे बैठने वाले थे, हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, दृष्टि आईएएस में। भीड़ तो सर आप जानते हैं, भयंकर भीड़ थी, प्रचंड भीड़ थी। तो सडनली एक दिन ऐसा बात होने लगी गौरव से, तो बात होते होते हम लोगों की बड़ा अच्छी सिम्फनी सी बन गई। हमें लगा गौरव है, हाँ, कि ये व्यक्ति मेरी बात सुनने को, समझने को आतुर है और मैं इसकी बात सुनने को आतुर। वो दिन था कि आज दिन है। मैं तो बस ऐसे मान लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बात बड़ी प्रचलित है सर कि जब 1835 में शासन चल रहा था यहाँ पे, तो शासक कहता है, कौन थे 1835 में यहाँ पे जो शासन चला रहे थे? 1835 में शिक्षा के लिए उन्होंने, लॉर्ड मैकाले। हाँ, लॉर्ड मैकाले जी, बस नाम भी निकल जाता है। तो लॉर्ड मैकाले जी कहते हैं कि मैं तो बस नाम मात्र का शासक हूँ, असली शासक तो बेंथम और मिल साहब हैं जो वहाँ से बैठ के चला रहे हैं शासन। तो जस्ट मतलब सारी की सारी स्ट्रेटजी, मतलब सर आप सोचिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साथ साथ इन सब बातों पे चर्चा करते चलेंगे। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा आप करें कि दोस्त तो आपके आ ही गए, दृष्टि में आपने एडमिशन ले लिया जी, और आप पढ़े और आप सिलेक्ट हुए जी, तो कैसी रणनीतियाँ बन रही थी, कौन सी रणनीतियाँ कारगर हुई जी ना? मैं अलग से नहीं पूछूंगा कि आपने प्री दिया तो कैसे हो रहा है, रणनीति क्या रही, मेंस क्या रणनीति रही। और सर इस बात पे हम लोग चर्चा भी बिल्कुल नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स में ये मैंने किया, मेंस में वो किया। सर यूट्यूब भरा पड़ा है, हमसे अच्छे हैं और हमसे अच्छे सब हैं, मतलब आईएएस के टॉपर्स हैं,
पीसीएस के टॉपर्स हैं और आपसे अच्छे होंगे, हमसे आप तो नहीं हैं। हाँ ठीक है सर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा स्पेशल कर देता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, उन कॉमन चीज़ों को चुनना बहुत ज़रूरी होता है। हुआ ये सर कि सबसे बड़ा जो डिलेमा था वो था माध्यम को लेके। जैसे कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी। पहली बात आई कि आपको सिविल सर्विस देना है तो माध्यम बड़ी चुनौती है। हाँ। अब पढ़ने तो लगे हिंदी साहित्य, अब दुविधा ये कि रिजल्ट तो इंग्लिश माध्यम वालों का आ रहा है, हिंदी माध्यम वालों का भी आ रहा है। तो ये सवाल, मेरा एक ही सवाल गौरव से रहता था, मैं कहा भाई कैसे होने वाला है, कैसे करेंगे हम लोग, ये नहीं हो पाएगा भाई। तो वो एक ही बात कहता था कि अगर एक व्यक्ति का भी हो रहा है तो संभावना पूरी है कि आपका भी हो सकता है, और सही भी बात है। चाहे आप रवि कुमार स्याग को देख लें, चाहे आप सुनील कुमार धनवंता को देख लें, किसी को भी देख लें, वो लोग क्या है मतलब अपने आप को मांझते चले गए, परिमार्जित करते चले गए, एक सबसे बढ़िया परिष्कृत करते चले गए। तो द गेम इज ऑल अबाउट knowing, analyzing, making the proper strategy, अपने आप को सही तरीके से समझने और लेखन शैली को बेहतर बनाने का है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण सिविल सर्विस में स्थान बनाने के लिए है आपकी रणनीति। तो सर अब बात आई कि देना है पीसीएस। अच्छा, तैयारी पूरी नहीं थी। तैयारी कहाँ पूरी हो पाई थी, लॉकडाउन चल रहा था तो कोरोना से भी कुछ लोग पीड़ित थे, मतलब तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी उस समय, लेकिन एनी हाउ हम लोग डील कर रहे थे। अब आप सोचिए सर, सीरियस जो तैयारी थी पूरे पीसीएस को लेके, पीसीएस 2021 को लेके, वो 8 महीने की थी। मीन्स सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं मेरा प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ चुका था तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मेंस के GS3 में टॉपिक्स क्या क्या है, मुझे ये नहीं पता था। मैंने GS4 नहीं पढ़ रखा था, मेरा ऑप्शनल का रिवीजन नहीं था। मतलब आपका हिंदी साहित्य का रिवीजन नहीं था, मेंस का बहुत सारा पोर्शन पता ही नहीं था, पता ही नहीं। और वो पहला प्रश्न था मेरा गौरव से। मैंने गौरव से कहा, मैं कहा भाई क्या करना है अब, हाउ वी गाइज विल कोप विद दिस कि तो गौरव बोलता है कि देखो ऐसा है, समय तो कम है, अब 2 महीने का टाइम था, क्योंकि नवंबर में आई थिंक रिजल्ट आया था, जनवरी में पेपर था, जनवरी में मेंस होना था। अब मेंस जो है ना सर, 2018 से पूरा यूपीएससी पीसीएस का लगभग एक सा हो गया है, वो बड़े भाई छोटे भाई का नाता हो गया उनमें, लगभग एक सा हो गया, 90% सिलेबस सेम है सारा कुछ। तो हुआ ये कि हम लोग लग गए टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करने में। नहीं सर, सुनने और सुनाने से ज़्यादा अच्छी भूख कौन मिटा सकता है। अच्छा, तो आपने एक बात थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई जी सर, माध्यम वाला चक्कर कैसे? हाँ सर, माध्यम को लेके बड़ा डाउट रहता था। तो एक दिन एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि हम लोग विकास सर से मिलने जाएंगे। हाँ, विकास सर से मिलने जाएंगे। तो हुआ ये कि विकास सर से तो हम नहीं मिल पाए, उस समय विकास सर बहुत बिजी चल रहे थे, तो वो व्यक्ति बिजी रहते भी हैं। एक और व्यक्ति थे, खास बात यह है कितने विनम्र व्यक्ति हैं, जब भी उनको वक्त मिलता है तो बच्चों को वक्त देते हैं और आपके पर्सनल मैसेज तक को रिप्लाई करते हैं। बहुत शानदार व्यक्ति हैं। मतलब यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का केवल यही फ़ायदा नहीं हुआ कि ठीक है आपको एक पद मिल गया, वो हो गया, वो सब ठीक है, अलग है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति से पढ़ने का मौका मिला जिसका जीवन जीने की कला है, जिसके पास पूरी धारणा बदल दी, बने बनाए जो वो है ना कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्तिबोध कहते हैं, तो सारे मठ और गढ़ तोड़ दिए, मतलब दिमाग बदल गया, घूम गया दिमाग। और अब ये भी कहते हैं कि जैसे मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है, हाँ, वह भी सिखाते हैं विकास। मतलब मुझे तो बुरी मौत मरना ही था, क्योंकि मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई। तो वो सब चीज़ें जब सुनी, अच्छा थोड़ा दर्शन शास्त्र उनके मुंह से समझा, तो बड़ा शानदार अनुभव रहा वो, और वो अप्रतिम तो हैं ही, निसंदेह, इट इज़ वेरी ओबियस सर। तो जब बात करने गए तो एक और टीम के एक और मेंबर थे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं कर पाया कि आपको क्या माध्यम रखना है। अच्छा, तो ये बताइए आप जी, फिर शुरू हो गई कहानी प्रीलिम्स और मेंस की जी, और आपने प्रीलिम्स दिया, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं थी ना, प्रीलिम्स हो गया,
जी सर। प्रीलिम्स में आपका हो गया। जी। मेंस की क्या स्थिति थी? मेंस की ये स्थिति, भरोसा था कि प्रीलिम्स में हो जाएगा? हाँ प्रीलिम्स का भरोसा हो गया था। प्रीलिम्स के लिए वर्क इतना कर लिया था कि प्रीलिम्स पे लगभग भरोसा हो गया था कि रुकेगा नहीं मेरा प्रीलिम्स। हाँ ये नहीं कि हम कट ऑफ से 30 नंबर ज़्यादा लाएंगे, लेकिन रुकेगा नहीं मेरा प्रीलिम्स। अच्छा। लेकिन मेंस में सर बहुत ज़्यादा डाउट था। अच्छा उसी दौरान बीमार भी होना था। अच्छा, बीमार? और बीमारी ऐसी कि जिसका ट्रीटमेंट पिछले 1 साल से चल रहा है। मतलब आंतों से रिलेटेड भयंकर बीमारी, अब वो झेल रहे हैं। मेंस लिखना है 2 महीने बाद, हालत ख़राब है, डील कर रहे हैं कैसे भी। दिल्ली छोड़ के घर पे चले आए, गांव में रह रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, तनाव ले रहे हैं। वो सर वो पीरियड दरअसल बहुत टफ था, बहुत ही कठिन था। लेकिन वही है ना कि सर वो मिर्ज़ा गालिब जी कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिश हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर कम निकले। तो अरमान कम ही निकल पाते हैं। बहुत सी चीज़ें अबूझी अनकही रह जाती हैं। गालिब ये भी कहते हैं जी कि लास्ट की जो पंक्तियां हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जी, जब आँख से नहीं टपका तो फिर लहू क्या है। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या आगे? तो सर काम करते गए हम लोग, और उसमें गौरव का साथ और हाँ आपका भी साथ उसमें बहुत निराला था। एक्चुअली सर सोचिए कि पहला मैंने ऐसे लिख के आपको भेजा था। हाँ, आपको भेजा था मैंने ऐसे, और मुझे बिल्कुल परेशान कर रहे थे। हाँ, और मैं आपको बहुत परेशान भी कर रहा था। हाँ। मतलब मैं बात बात पे कॉल कर रहा था कि सर इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, क्योंकि सर लिखते बहुत शानदार। आई हैव हैड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे पास सर्कल बहुत इनरिच नहीं था उस समय। आज सर्कल इनरिच है क्योंकि आप हैं मेरे पास, गौरव जैसे लोग हैं, और गांव में भी अच्छे अच्छे मित्र हैं। तो आज चीज़ें काफ़ी इजीली हैंडल हो रही हैं, उस समय नहीं थी। मैंने जब अपना पहला ऐसे आपको लिख के भेजा था तो मैं होप कर रहा था कि बस आप मुझे गालियाँ न दें। बस इतना हो जाए कि आप मुझे गालियाँ न दें, बस काम हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में तो मैं ये सोचने लगा था कैसे भी करके लिख आऊँ, मेंस हो जाए, मतलब हो ना हो अलग बात है, बस लिख आऊँ, ये भार उतर जाए। और लिखने गया मेंस। हाँ हुआ क्या कि पेपर टल गया, कोरोना की केसेस बढ़ने लगे, पेपर टल गया और मुझे 1.5 महीने का टाइम और मिल गया। हाँ 1.5 महीने का टाइम और मिल गया। तो सर उसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो गई और अच्छे से। तो जब मेंस लिखने गए तो मेंस की 1-2 मैं स्ट्रेटजी पे बोलूँगा। जब मैं मेंस लिखने जा रहा था, जैसे कल मेरा पेपर है, तो मैंने गौरव से पूछा शाम को कि भाई कल शुरू है और कैसे क्या रहेगा। तो गौरव ने एक ही बात कही कि देखो भाई तुम लिखने जा रहे हो, सब तुम्हारे ही जैसे हैं लिखने जा रहे हैं। अच्छा मुझे क्या लग रहा था, गाजियाबाद मेरा सेंटर था, कि मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है यहाँ जो परीक्षा देने आया है। मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाज ऑन द पिनेकल। जो हीनता ग्रंथि थी सर वो तन मन धन में बस गई थी, बिल्कुल ही समावेश कर गई थी। तो हालत ये थी कि लिखते लिखते डर लग रहा था। अच्छा बगल में पूछ रहा हूँ मैं, मतलब जब एक पेपर छूटता है तो दूसरा पेपर स्टार्ट होता है, 1.5 घंटे का टाइम रहता है। तो मैंने एक लड़के से पूछा, मैं कहा भैया आपका क्या बैकग्राउंड है? तो जनाब IIT BHU से हैं। अब सोचिए सर IIT BHU के कैंडिडेट के बगल में मैं मेंस लिख रहा हूँ। सर व्हाट इज़ द कंपटीशन? मतलब ये क्या है? आप खरगोश और उसे क्या बोलते कछुए को दौड़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है खरगोश ही जीतेगा। वो तो सब ज्ञान गंगा की बातें हैं कि कछुआ जीत जाएगा। में तो कछुआ जीत रहा है। हाँ सर ये भी बात सही है, ज्ञान गंगा की बात सही होती है। तो एक्चुअली वो लिखे मेंस हो गया, और इंटरव्यू में जो हालत थी वो आप जानते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि भाई जब प्रोफेसर साहब से बात हुई, उपाध्याय जी से, आपसे बात हुई, एक ही प्रश्न था। मैंने कहा सर वो लोग मतलब क्या पूछेंगे, मतलब बहुत कुछ तैयार नहीं है मेरा। लेकिन रामावतार उपाध्याय सर जो है जी, जो आप जानते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में, वह एक बात हमेशा कह रहे थे कि ये लड़का बहुत बेहतर करेगा सर ना। मतलब क्योंकि जो भी नया होता है ना, नए की अपनी सुगंध होती है, नए की अपनी मौलिकता होती है जी ना। सर तो कहते ही थे, हम लोगों को भी भरोसा था कि कुछ न कुछ बढ़िया होगा।
कैसा रहा, कैसा प्रेशर तो था ही, अनुभव कैसा रहा इंटरव्यू का अनुभव सर? अब पता नहीं मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, लेकिन अगर मुझे मेरी तीसरी चौथी प्रेफरेंस मिली है तो ऑब्वियस सी बात है ठीक मार्क्स दिए होंगे। इंटरव्यू से पहले मैं टैबलेट खा के अंदर जा रहा हूँ। एक्चुअली घबराहट की टैबलेट बताना जरूरी है। हाँ, एक्चुअली उस टैबलेट का नाम है बीटा कैप। अच्छा। तो वो क्या है, नर्वसनेस थोड़ी कम कर देता है। लास्ट में मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, 9 बजे से मैं बैठा हूँ और 3 बजे मुझे बुलाया जा रहा है। मतलब आई वॉज द लास्ट वन। तनाव? हाँ, वो तनाव। लास्ट में मैं इस स्थिति में पहुंच गया, ठीक है भैया, बुला लो तो भला, न बुलाओ तो भला, भगा दो तो भला, न भगाओ तो भला। थक गए हैं बैठे बैठे। अच्छा सर, मेरे सामने कौन बैठा था? मतलब जो लोग इंटरव्यू पैनल में अंदर जाने से पहले, इंटरव्यू पैनल के सामने जो लोग बैठे थे, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है सर, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है। असिस्टेंट नहीं जाते हैं, नहीं तो हम लोग भी गए होते, एसोसिएट रहे हो। पता नहीं। अच्छा, नहीं, तो आपके साथ इंटरव्यू देने वाले की बात कर रहे हैं। मैं बोर्ड नहीं, मैं इंटरव्यू देने वालों की बात कर रहा हूँ। अब वो सर, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहा भैया, फिर वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने अब ये संदेह कि मैं भैया बोलूँ कि चाचा बोलूँ। भाई, जिस व्यक्ति की उम्र 35 साल 36 साल है, अब एक तो वो सब ये सब साफ करा के जाना पड़ता है इंटरव्यू पैनल में, तो मैं और बच्चा लगने लगा। अब मैंने कहा किस लिए आए हैं? बच्चा होना एंजॉय कर रहे थे कि नहीं वहाँ पर? सर एक्चुअली क्या था कि मैं इंजॉय ही कर रहा था। एक्चुअली मैं इंटरव्यू देने गया था प्रोफेसर का, मैं छोटा लग रहा था, उम्र में था भी कुछ, तो मैं उसको इंजॉय कर रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। आपको कैसा लग रहा था? मज़ा आ रहा था। एक्चुअली जब बात कर ली ना उन लोगों से जो 35, 34, 33 साल के थे, फिर बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा आप सर कुछ कर रहे होंगे? कि हाँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, किसी ने बताया यहाँ पे पोस्टेड हूँ, कोई बता रहा है कि पिछले 10 साल से लेक्चरर हूँ, कोई बता रहा है मैं GIC लेक्चरर हूँ, कोई बता रहा है कुछ हूँ। मैंने कहा तो मालिक क्यों आए हो भाई? मतलब ऐसी क्या ललक कि आप लोग यहाँ इंटरव्यू देने चले आए? भाई, आप लोगों का वैवाहिक जीवन आरंभ हो चुका है, गो एंड एंजॉय दैट। मतलब उसमें रमिए ना, हर चीज़ की एक उम्र होती है। अब 36 साल तक लगे जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर तो ये भी है कि मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है और इस उम्र में ऐसा प्रयास कर रहा है, तो समझिए कि उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है। एक्चुअली सर, वही तो, उस समय पे मैं उतना परिपक्व होकर सोच ही नहीं पाया। ये तो बाद में सोच पाया कि मैं तो कुछ नहीं, वो लोग जब अपनी उम्र के 10-10, 12-12, 9-9, 8-8 साल एक चीज़ में खपा दिए हैं, तो सोचिए सर प्रतिबद्धता का स्तर क्या होगा। तो वहाँ समझ में आया होगा कि मेरे पास खोने के लिए सिर्फ मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा। वो मार्क्स कहते हैं ना कि गरीबों एक हो जाओ, अरे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए समस्त संसार पड़ा है। तो इंटरव्यू में गया अंदर, बड़ा एकदम डरा के, और गौरव गया था साथ इंटरव्यू दिलवाने। गौरव और नीलेश भाई बैठे थे बाहर। अब अंदर गए तो बड़ा एकदम नमस्ते सर, ये वो सब अभिवादन हुआ। वो भी मूड में आ गए थे। वो हमसे कहते हैं इंटरव्यू पैनल, अच्छा साक्य जी के बोर्ड में था, किशनवीर सिंह साक्य जी, तो वो मुझसे कहते हैं कि अच्छा आइए बैठिए। कैसा कि थोड़ा सा बताइए आप किस भाषा में बोलना पसंद करें? मैंने कहा सर हिंदी में। तो मूड में बैठे थे। बोले आपका वैकल्पिक विषय? मैंने कहा सर हिंदी साहित्य। हाँ, मज़ा आ जाएगा, हम बात करना चाहेंगे। मैंने कहा सर निश्चित तौर पे मैं भी बात करना चाहूँगा। तो बोलते हैं तो बताइए बेटा कि दुख ही जीवन की कथा रही। मतलब इस फॉर्म में आ गए। मैंने कहा ये लोग क्या सोच के बैठे हैं? ये कभी सम्मेलन चल रहा है, कभी सम्मेलन, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ PCS का, ये पूछ रहे दुख ही जीवन की कथा रही। मैंने कहा सर मतलब कि नहीं आगे का बोलना है। मैं कहा सर क्या कहूँ आज जो नहीं कही? अच्छा, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैंने कहा सर उमड़ी कल थी मिठास चली। अच्छा, तो फिर बताइए सबसे बढ़िया कवि कौन लगता है? मैंने कहा सर निराला जी। क्यों? आपके पसंदीदा कवि निराला है? हाँ, मेरे सबसे, मुझे मतलब जो दिल खुश कर देते हैं जो कवि, निराला हैं। और जो कविता दिल खुश कर देती है वो है राम की शक्ति पूजा। और उसकी भी वो पंक्तियाँ कि मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। तो बड़ी अच्छी कविता है उनकी। तो बोलते हैं कि निराला जी की कौन कौन सी कविताएं पढ़ी, तो मैं ये भी तो कहते हैं ना, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। और होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन,
आगे क्या है, महाशक्ति उनके एक है महाशक्ति उन राम के बदन में हुई लीन। तो फिर निराला आपने बताया, निराला जी को बताया। आगे हिंदी साहित्य पे ही चर्चा होती रही। नेक्स्ट मेंबर थे तो अच्छा, मैं बीच में बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलने लगा। हिंदी का इतना वाक्पटुता के साथ और इतना धारा प्रवाह प्रयोग किया बीच में, थोड़ा मुझे लगा ये बहुत प्रशंसनीय श्लाघ्य चीज़ होगी, लेकिन वो श्लाघ्य नहीं थी। दरअसल सरलता, दरअसल सर साधारण होना है, सहजता ही स्वीकार्य है। ये सूत्र वाक्य है कि सहजता ही स्वीकार्य होनी भी चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे बीच में वार्निंग दे दी कि बेटा आप बहुत कठिन हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं और आप गलत प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, हाँ सहजता से बोलिए, अच्छी हिंदी है ये हम समझ गए हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कम्युनिकेट कर सकें आप। तो मैं फिर मतलब मैं डर गया, मैंने कहा बहुत नॉर्मल बोलना है, बहुत साहित्यिक हिंदी बोलने लगा था। तो मैं बात कर रहा था, बहुत नॉर्मली बात हुई। कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई आप इन्फ्लेशन को, आप आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, और डॉलर बहुत ही आगे बढ़ रहा है, रुपया कम आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हुई। एट लास्ट सर जब मैं निकला, इंटरव्यू चला होगा 24-25 मिनट, मैं निकला तो उन्होंने मुझे रोक लिया। व्हेन आई वाज जस्ट पासिंग द गेट, तो द लीडिंग मेंबर सेड हेलो। मैं मुड़ गया, मैंने कहा यस सर, कि डरे हुए लग रहे थे आप जब आए थे। तो मैंने कहा सर यस सर, कोई बात नहीं, डरना मत, जाओ। तो मैं निकल आया। अब मैं बाहर आके सोच रहा हूँ, मैं कहा ये क्या था भाई। तनाव खत्म हुआ? तनाव सर उस समय, मतलब जब मैं एंटर कर रहा था और जब मैं निकल रहा था, वो दो विपरीत स्थितियाँ थी। वो है ना सर, रघुवीर सहाय जी मतलब हिंदी साहित्य के बड़े अच्छे लेखक हैं, तो वो लिखते हैं कि दो सत्य, दो आस्थाएं, दो विचारधाराएं, व्यक्ति में ही अप्रमाणिक व्यक्ति पैदा हो रहा है। दो सत्य, दो आस्थाएं, दो विचारधाराएं, व्यक्ति में ही अप्रमाणिक व्यक्ति पैदा हो रहा है। सर दरअसल डर हम ही ने तो पैदा किया था, और आपने पूरा प्रयास किया था उस डर से मुझे निजात दिलाने का, लेकिन निजात नहीं मिली थी। जब तक कि मैं अपनी अप्रमाणिकता को खुद जी न लेता, तब तक कैसे डर दूर हो जाता। वो डर दरअसल, और सर डर होना भी जरूरी है। अच्छा, इतनी मैच्योरिटी आप में है नितिन, अरे सर में उम्र तो नहीं कम करवाए थे? नहीं सर, एक्चुअली मार्कशीट में मैं कोई उम्र कम नहीं करा। हाँ 6 महीने का डिफरेंस है और वो मैं ईमानदारी से कबूल कर रहा हूँ, 6 महीने का डिफरेंस है। वो हो जाता है वो कागजी, हाँ, जो हम लोग, क्योंकि एक्चुअली डेट ऐसी लिखवानी पड़ती है कि हम 1 जनवरी लिखवा दें या 1 जुलाई लिखवा दें। जनरली मास्टर साहब लोग लिख देते हैं। हाँ, आपको चिंता नहीं। तो उस क्रम में 6-5 महीने का फर्क। रिजल्ट आने का तनाव, रिजल्ट आने का तनाव सर मतलब क्या ही बताएं। तो फिर से सर एक कविता है, 2 पंक्तियां हैं, जो प्रयोगवादी विचारधारा के कवि थे। अब रिजल्ट की बात हो रही, ठंडा पी लेना चाहिए। स्प्राइट है, स्प्राइट और स्पिरिट में बहुत कम फर्क होता है सर। तो वो 2 पंक्तियां हैं कि बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कपना। बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का। अब बात यह है कि आशिक लोग अपने मिजाज पे ले जाएंगे उसे, क्या है बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कपना। ये वो नहीं है, ये गौतम बुद्ध के क्षणिकवाद, ये अरस्तु के सिद्धांत, ये अरिस्टिपस जो हुआ है या अन्य जो दार्शनिक हुए हैं उनकी विचारधारा से, ये महावीर स्वामी के स्यादवाद से कोरिलेट करता है कि सर डर है क्षण का, और क्षण में ही आप डर को जीत जाते हैं। लेकिन सर डर अगर कभी पूरी तरह से न जीता जा सके तो अच्छा है। उस दिन मैं बहुत डरा हुआ था, आपसे बात भी हो रही थी, लेकिन साथ में एक चीज़ चल रही थी दिमाग में कि इंटरव्यू में यार इतने डरे, परेशान हुए, नर्वस हुए, क्या हुआ, सब नॉर्मल। नहीं भी होगा तो आगे देखेंगे, फिर नहीं होगा तो आगे देखेंगे। मैंने आपसे क्या पूछा था सर, अगर सोचिए मैं दे रहा हूँ और मेरा 9 साल तक न हुआ तब क्या करूं? ये प्रश्न आते हैं सर, जो भी तैयारी करते हैं कैंडिडेट, उनके सामने एक प्रश्न आता है कि मेरा 10 साल तक ना हुआ तब मैं क्या करूंगा, 6 साल ना हुआ, और दे रहे हैं लोग, नहीं निकल रहा है। मतलब हम लोग तो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा शहीद हैं,
जिंदा मतलब सहित। वो है पटना, बनारस, इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली, कहीं कहीं गलियों में छोटे छोटे कमरों में सिमटे हुए लोग हैं जी ना। मतलब उनकी कितनी इमोशंस हैं, कितनी भावनाएं हैं, सब सिमटी हुई हैं। ये तो है ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों का संघर्ष कैसा चल रहा है, कितना लंबा वक्त लग जाता है तैयारी में। तो एक चीज़ मैं अब यहाँ वक्त भी मुझे लगता है जी ज़्यादा सर, हो जी रहा सर। है, और हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग की चकल्लस और बात अवश्य सर, होगी। बिल्कुल। 2-3 बातें मुझे क्लियर कर दीजिए कि अगर हमारे दोस्त जो हैं वो जानना आपसे चाहेंगे कि लड़का जो है सबसे कम उम्र में पीसीएस अधिकारी बन रहा है, क्या मंत्र होगा कि सबसे कम उम्र में पीसीएस या आईएएस अफसर बना जाए? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगले आईएएस होने वाले हैं। पीसीएस के लिए आप पहले तो बताइए। सर ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर अभी आईएएस नहीं हूँ तो बोलूँगा भी नहीं उस पर, और मुझे बोलने का कोई हक भी नहीं है, लेकिन हाँ पीसीएस पे मैं बोल सकता हूँ। सर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने मन से हीनता ग्रंथि को निकाल देना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जस्ट एलिमिनेटेड, ख़त्म कीजिए इसे। और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस किस चीज़ का हो सकता है? वो हीनता ग्रंथि विकसित होती है आपके माध्यम को लेके, परिवेश को लेके, अच्छी जगह से इंटर नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, कोचिंग नहीं ले पाए अच्छी जगह से, होता है सर, आना भी चाहिए, ये बहुत लाजमी है। लेकिन सर इसे जीतना होगा। जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन पेपर्स। पेपर उठाइए, प्रीलिम्स का सिलेबस उठाइए, यूपीएससी या पीसीएस का। आप देखिए कि अगर आप खुद से कर पा रहे हैं चीज़ों को, अगर चीज़ें आपकी रीच में हैं, ट्रेंड को समझते हुए ओल्ड ईयर पेपर्स को देखिए, चीज़ें रीच में हैं, तो बस आप किसी भी संस्थान से पढ़े हुए हों, आप किसी के भी लड़के हों, लड़की हों, आप कहीं भी रहे हों, आप किसी भी माहौल से आए हों, मुझे नहीं लगता सर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता होगा। कोई फ़र्क नहीं डालता है। ज़रूरी चीज़ है कि ट्रेंड को समझना कि लेटेस्ट पिछले 4-5 साल की परीक्षाओं का ट्रेंड क्या रहा है, मेंस का ट्रेंड क्या रहा है, प्रीलिम्स का ट्रेंड क्या रहा है। और कोशिश यही करनी चाहिए सर कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को एक एग्रीगेट वे में, मतलब एक समग्र रूप में लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। दरअसल ये पूरी तैयारी ही एक जीवन है, पूरी एक यात्रा है सर। और यात्रा में आप एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से या एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग करके नहीं देख सकते। बस थोड़े थोड़े शब्दों में बता दीजिए कुछ बातें। कोचिंग जरूरी है कि नहीं? सर कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं तो कोचिंग करिए। जी सर। अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर तैयारी करना, मतलब किसी बड़े शहर में जाना? जी, मुझे लगता है सर अगर किसी व्यक्ति का एक्सपोज़र अच्छा है, जो बाहर रह चुका है, जो काफ़ी चीज़ों को समझ चुका है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं बाहर ही जाए। लेकिन जो व्यक्ति कभी अपने छोटे से कस्बे, छोटे से गांव से बाहर नहीं निकला है, उसे निश्चित तौर पे बाहर जाना चाहिए, उसे जाना ही चाहिए। किताब और नोट्स के बारे में क्या कहेंगे? कैसे संतुलन बनाया जाए? बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है सर। हाँ, मेंस के टाइम के लिए सर बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना अपने आप में सर एक चैलेंज हो जाता है। ये ज़रूरी है कि आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास उस समय के लिए कि जो आप 1-2 दिन पहले से कंसाइजली रिवाइज कर सकें। उन सब चीज़ों पे काम करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। खासकर आपके ऑप्शनल का शॉर्ट नोट्स आपके पास होना ही चाहिए। जीएस के पेपर्स के लिए, जैसे जीएस 3 है, उसके लिए डाटा होना चाहिए आपके पास, कमिटीज़ की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ऐसे के लिए कोटेशंस होने चाहिए, ऐसे कहाँ से स्टार्ट करना, ये सब चीज़ों का जिक्र होना चाहिए आपके नोट्स में। तो छोटे छोटे नोट्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लास्ट टाइम पे जो कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएं। अच्छा नितिन, ये बताइए, पढ़े तो आप खूब होंगे, तो खाली वक्त मिलता है जी, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, क्या करते हैं? सर हॉबीज़ में क्रिकेट खेलना बड़ा मज़ेदार लगता है। लेकिन क्रिकेट हमेशा गांव में ही खेलने का मौका मिला, कभी बाहर खेल नहीं पाए, कभी कभी संसाधन नहीं होते हैं, कभी कभी समय नहीं होता है। लेकिन फिर हॉबीज़ भी बदल जाती हैं, जब एक हॉबी नहीं पूरी हो पा रही तो दूसरी मिल जाती है हॉबी। और फिर सही बात ये है सर कि जिस माहौल से आते हैं ना, जिस परिवेश से आते हैं, कोई हॉबी नहीं होती है यहाँ पे कोई हॉबी नहीं होती है। वो दरअसल एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या विकल्प हैं आपके पास, वही आपकी हॉबी हो जाती है। जैसे तैयारी करते वक्त कहा जाता था
कि यहाँ खाना है, नाश्ते का स्कोप नहीं है। नाश्ते का स्कोप नहीं, concept? बिल्कुल नहीं है नाश्ते का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो हावी नहीं है तो सर लेकिन हाँ, जैसे सर जिसको खाली टाइम पे जैसे लगता है कि मन नहीं लग रहा है, तो वेब सीरीज बहुत देखते हैं। वेब सीरीज? हाँ। पसंदीदा वेब सीरीज कौन सी है सर जैसे सबसे पसंदीदा वेब सीरीज मुझे मनी हिस्ट लगती है, और इधर देख लिया जाए तो वो जो मिर्ज़ापुर वगैरह है, सकड़ गेम्स, वो भी अच्छी वेब सीरीज है। मिर्ज़ापुर का सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? और सर मिर्ज़ापुर का सबसे अच्छा कैरेक्टर अगर आप पूछेंगे तो मुन्ना भैया जो है ना, मज़ेदार है। मुझे तो गुड्डू भैया लगता है। गुड्डू भैया भी अच्छे हैं, मुन्ना भैया का अजब ही कैरेक्टर है। कालीन भैया, मुन्ना भैया। तो अच्छा, ये बताइए जी सर, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? पसंदीदा किताब सर, पसंदीदा किताब में अगर हम बात करें तो मैं एज सच बहुत ज़्यादा पठनीयता वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रखी हूँ, अभी कोई हुई? लेकिन हाँ, एक मैंने बुक पढ़ी है, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। और सर चेतन मन की शक्ति। हाँ, अवचेतन मन की शक्ति जिसका हिंदी अनुवाद है, बहुत अच्छी किताब है वो। अच्छा सर, वो अच्छी मुझे क्यों लगती है, क्यों सर मैं उसे गौतम बुद्ध और ओशो जैसे लोगों से कोरिलेट कर पाता हूँ। ओशो से, रजनीश ओशो भी कमाल के व्यक्ति हैं, तो उन सब लोगों से कोरिलेट कर पाता हूँ। इसी मैं यहाँ ओशो और बुद्ध की आप बात कर रहे हैं कि आपके आदर्श व्यक्तित्व या पसंदीदा व्यक्तित्व या आपके आइडियल कौन लोग रहे हैं? सर एक होता है सैद्धांतिक आइडियल और एक होता है व्यवहारिक आइडियल, तो मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करके चलूँगा, दोनों को एक अलगाव के साथ देखूँगा। मुझे सर अगर बात करें प्राचीन इतिहास में, तो मुझे गौतम बुद्ध हकीकत में बहुत प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध अद्वितीय व्यक्ति है। गौतम बुद्ध सा होना अपने आप में युग परिवर्तनकारी घटना है। लेकिन सर वर्तमान मतलब जब आधुनिक युग में आते हैं हम लोग, तो फिर सर कुछ लोग हैं जैसे महात्मा गांधी जी हैं, तो गांधी जी जैसे लोगों का, राम मनोहर लोहिया जी जैसे लोगों का होना, ये भी अपने आप में कमाल की चीज़ है। तो सर ये लोग बहुत प्रभावित करते हैं। और जहाँ तक अपने सिलेबस की अगर बात करें तो सर एक राइटर मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, नागार्जुन साहब। नागार्जुन जी सर, जब वो कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, और कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और घर में आए अन्न के दाने कई दिनों के बाद, कौओं ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो ये अकाल और उसके मतलब बड़ा अच्छा लिखते हैं। भारत की जो सच्चाई है, नागार्जुन जन कवि है तो कहते ही हैं। जी सर। तो ये इतनी सारी बातें हुई। जी सर। और आप अपने भविष्य को कहाँ पर देखते हैं, आगे अब क्या योजना है? सर 2-4 सालों की सर, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो योजना है उससे आप तब तक मत बताइए जब तक अचीव ना कर लीजिए। ये भी एक योजना? हाँ, ये भी एक योजना है, नहीं बताना है सर। लेकिन जो भी योजना है बहुत सकारात्मक है सर। सब प्रयास करते हैं, सब लोग बनते भी हैं, ऐसी बात नहीं। हर कोई अपनी अपनी जगह सेटल होता है। कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक बड़े अच्छे दार्शनिक हैं, साहित्यकार भी हैं, टी.एस. एलियट साहब। हाँ, तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का उतना ही महत्व है जितना कि उसने अपनी परंपरा में परिवर्तन कर दिया। एक व्यक्ति के महत्व को हम इस आधार पे, इस कसौटी पे मापेंगे कि उसने अपनी चली आ रही परंपरा में कितना परिवर्तन किया। तो सर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर एक भी चीज़ बदल पाया, सिंगल चीज़, अगर जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं ऐसे, और अगर किसी ने सर ये बात सुनी और सर उसे अगर कुछ भी अच्छा लगा और उसमें अगर कोई भी सुधारात्मक प्रयास हो पाया, तो सर सफल हो गया बात करना हम लोगों का। नहीं तो क्यों हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, क्या ही प्रयोजन सर। तो सही कह रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो जहाँ पे भी जो भी हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके माध्यम से किसी का भी अगर ठीक हो रहा है, किसी का भी अच्छा हो रहा है, उससे बेहतर सर कुछ नहीं। तो बस शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। किसी ने कहा है ना कि मैं एक चिराग हूँ, क्या कहता है कि मैं एक चिराग हूँ, वह एक चिराग है, रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता है। तो सही बात है कि आप जैसे लोग जो हैं निश्चित रूप से समाज में जहाँ भी रहेंगे, जिस रूप में रहेंगे, बेहतर करेंगे। जी।
तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई तो मैंने दिया ही, बार बार आपका आभार कि आप नवचेतना लाइव चैनल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दोस्तों से आप जुड़े, उनसे बातचीत किए, और आपको एक प्रॉमिस करके जाना पड़ेगा जी सर। कि आप जब ये लोग बुलाएंगे आपको, जी सर, आप इनसे लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन जैसे भी चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर, उनसे बात करेंगे और अपने बिल्कुल सर। अनुभव शेयर करेंगे। जी बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। आए और